गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी में हम लोग समास पढ़ेंगे। लेकिन समास पढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी जानकारी है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। शायद वो जानकारी आप तक पहुँच भी चुकी होगी। और वो जानकारी ये है कि आज 24 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। और इसके लिए मैं अपने सभी छात्रों, अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। साथ ही इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं भेंट करता हूं। और जो वैज्ञानिक हैं इसरो के, उन्होंने वर्षों वर्ष कड़ी मेहनत की है। इससे पहले चंद्रयान 1 भेजा था, फिर चंद्रयान 2 भेजा था, इस बार चंद्रयान 3 भेजा। जो चंद्रयान 1 था, पहला था, वो तो उसने तो अपना काम किया था और जो भी हमें जानकारी मिलनी चाहिए थी उसने हमें दी थी। क्योंकि जो चंद्रयान 1 था वो अपने ऑर्बिट में घूमना काम था उसका लैंडिंग करना काम नहीं था। उसे जो जानकारी जुटानी थी उसने हमें दी थी। लेकिन हमारा जो चंद्रयान 2 था, 2019 में भेजा गया था, वो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग तो किया था, लेकिन ऐसी जगह पे लैंडिंग किया था जहाँ से हमारा संपर्क उसका टूट गया था। ठीक है, तो वो असफल रहा था। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 जो हम लोगों ने सोचा था, जिसका हमें इंतज़ार था, ठीक है, उसने वो करके दिखाया। ठीक है, उसके लिए हम सभी लोग तालियां बजाएंगे। और इसी के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास में हम लोग समास पढ़ेंगे। समास हिंदी का एक मुख्य चैप्टर है और समास में हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मुझे लगा कि इसकी हमें एक क्लास रिकॉर्ड करनी चाहिए ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुँचे। मैंने स्टार्टिंग में लिखा है समास का अर्थ। समास होता क्या है? समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब होता है योग। समास का मतलब होता है मेल। समास का मतलब होता है संचय और संग्रह। बात समझ में आई? अब आपको पता है समास में और संधि में डिफरेंस क्या होता है? संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। सिंपल सी बात। संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है। संधि में वर्णों के मेल और विकार की संभावना होती है, समास में पदों के प्रत्यय का लोप होता है। बात समझ में आई? संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? अव्ययीभाव समास। इसमें क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय या अभिकारी एक ही चीज होती है। जैसे हम सब लोगों ने पढ़ा है, अभिकारी क्या होता है? वे शब्द या वे पद जिनके रूप, लिंग, वचन में परिवर्तन नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? अभिकारी या अव्यय कहलाते हैं। सवाल आ जाता है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। खैर, वो अलग टॉपिक है। फिर नंबर 2 पे द्विगु समास। द्विगु समास की हम कैसे पहचानते हैं? द्विगु समास संख्यावाची होता है। अब संख्यावाची कैसे होता है ये मैं तब बताऊंगा जब द्विगु समास पढ़ाऊंगा। तीसरा द्वंद्व समास। इसमें समानता का भाव होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। मैं तीनों प्रकार आपको बताऊंगा और तीनों प्रकारों को कैसे पहचानते हैं अच्छे से हमारे समझ में आएगा इसको जब हम समझेंगे। फिर कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? इसमें विशेष विशेषण होता है। फिर बहुव्रीहि समास। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। फिर छठा तत्पुरुष समास। इसमें कारकों का यूज होता है। कारक कितने हैं? होते हैं 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिर साथ में हम जान लेते हैं कि सामासिक पद क्या होता है। सामासिक पद का मतलब होता है पद को जोड़ना। सामासिक पद का मतलब होता है पद को जोड़ना।
डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। फिर समास विग्रह, समस्त पद को दो या दो से अधिक शब्दों में किया जाना समास विग्रह कहलाता है। फिर ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सब आपको नोट करना है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इसको नोट करेंगे, गलती नहीं करेंगे, चाहे आप हमारे क्लास के स्टूडेंट हों या बाहर के स्टूडेंट हों। क्योंकि आप जो है अगर परीक्षा देने के लिए जाते हैं तब आप देखना इसी में से आपको सवाल मिलेंगे। देखो इधर, अव्ययी भाव समास जो होता है, जो पहला है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। फिर द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। फिर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। अब ये पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब जरूरत है इसकी तभी मैं आपको बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे, इसके टाइप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और उनको अच्छे से हम लोग समझेंगे ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि परीक्षा जब आप देने जाते हैं बिल्कुल तैयार होके जाइए, आपको लगे हाँ पेपर हमारा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि नौकरी अब तुक्के में नहीं मिलती है। क्यों तुक्के में नहीं मिलती है? वो समय चला गया है जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें जो है ना 1/2, 1/3, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। और आप मान के चलिए आपने अगर तुक्का लगाया तो आपका 99% सवाल गलत होगा और वो आपके अंक कटेंगे जाके। इसलिए आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको जितना आता है आपको उतना करना है। आई बात समझ में? अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास को, जो कि 1 नंबर पे आता है। इसके बाद दिग, उसके बाद बाकी जो समास हैं धीरे धीरे करके हम लोग एक एक समास पढ़ेंगे। पहले हमने हेडिंग डाली है अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद अव्ययी और दूसरा पद संज्ञा होता है। और इसमें जो पहला पद होता है यानी अव्यय जो होता है उसकी प्रधानता होती है। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे प्रतिदिन, मतलब ये हमारे क्या हैं, ये हमारे अव्यय हैं। ठीक है, उधर लिखे हुए हैं, कुछ इधर लिखे हुए हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसका मतलब क्या होगा, दिन दिन, दिन दिन। फिर क्या लिखा है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। फिर क्या है, प्रत्यक्ष, अक्ष के प्रति, अक्ष के प्रति। फिर समक्ष, अक्ष के सामने। फिर क्या है, यथार्थ, अक्ष मतलब क्या होता है, अक्ष मतलब आंख होता है। यथार्थ, अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार, अनुसार। फिर क्या है, यथा कर्म, इसका हो जाएगा कर्म के अनुसार, इसके कर्म के अनुसार। फिर प्रत्येक, एक एक, एक एक। फिर क्या है, आजन्म, जन्म से पहले, जन्म से पहले। फिर भरपेट, पेट भरकर, क्या होगा, पेट भरकर। फिर क्या होगा, बारंबार, मतलब बार बार। उपकूल, कूल के
समीप। इधर देख लेते हैं, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। निर्भय, बिना भय के। फिर कुछ उर्दू के हमने उपसर्ग हैं जो उनसे कुछ शब्द बने हुए हैं वो लिखे हैं। बेलाग, बिना लाग के। फिर बेकाम, बिना काम के। फिर बेलाग, बिना लाग के। बेशर्म, बिना शर्म के। फिर बेहया, बेहया, बिना हया के। वो एक ही बात है, शब्द अलग अलग है। हया मतलब शर्म, कहा भी जाता है हया इंसान की शान होती है। जिसके पास शान ही नहीं है वो क्या शर्माएगा। बेरहम, बिना रहम के। फिर बखूबी, खूबी के साथ, खूबी के साथ। बेफायदा, बिना फायदे के। ठीक है, अब इधर देखिए, मैंने ये जो नोट लिखा है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गड़बड़ यहीं होती है। कैसे गड़बड़ होती है देखिए इधर, जैसे मैंने लिखा है द्विरुक्त शब्द अधिकतर अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे घर घर, क्षण क्षण, पल पल, दिनों दिन यानी दिन दिन, बीचों बीच, बीच बीच में, रातों रात, रात रात में। अब इसमें मालूम क्या है, आप हमेशा याद रखो, अगर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, अगर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है तब आपसे गलती जरूर होगी। किस में गलती होगी, फिर आपका जो द्वंद्व समास है उसमें गलती हो जाएगी। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों से अगर पूछा जाए कि हाँ बताओ भाई बहन माता पिता में कौन सा समास है, हम लोग तुरंत कहते हैं द्वंद्व समास है। लेकिन अगर कहीं ये पूछ दिया जाए जैसे राम राम, बताओ कौन सा समास है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसमें आपका अव्ययीभाव हो जाएगा, क्योंकि दोनों शब्द द्विरुक्त शब्द हैं, दोनों शब्द एक जैसे। देखो इधर, घर घर, क्षण क्षण, पल पल, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे की जब अपोजिट हो, जैसे भाई बहन, माता पिता, जमीन आसमान, ठीक है, ऊंचा नीचा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वहीं पे हमको द्वंद्व समास लगाना है। बाकी क्या हो जाएगा आपका, अगर इस तरह से शब्द दिए हैं तब आपका बेवभाव समास हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास जो संख्यावाची होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास को। आइए देखिए इधर, द्विगु समास, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची तथा अंतिम पद विशेष्य होता है। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिखे हुए हैं और हम लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे। कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 8 उदाहरण लिखे हुए हैं। इन उदाहरणों को हम लोग अच्छे से समझते हैं ताकि आगे हम लोगों से कोई गलती ना हो। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला उदाहरण क्या है, चतुर्दिक। इसका क्या मतलब होता है, चारों दिशाओं का समाहार। फिर दोपहर, क्योंकि मैंने आपसे बताया है इसका पहला जो पद होता है वो क्या होता है, वो संख्यावाची होता है। देखिए, दोपहर, 3 युगों, 4 वेदों, 9 रत्न, 5 वटों, 8 आनों और 4 राहों का पहला पद संख्यावाची हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको कर्मधारय समास में पड़ेगी, उसमें इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। आई बात समझ में। आइए इधर, दोपहर में 2 पहरों का समाहार, त्रियोगी में 3 युगों का समाहार, फिर चतुर्वेद 4 वेदों का समाहार,
नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, अठन्नी 8 आनों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार। अब जैसे मैंने लिखा था, पहला पद संख्यावाची, अंतिम पद विशेष होता है। इसको अगर इसी में आप समझना चाहें तो समझ लें, आगे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें जो दिशा दिया है यानी दिशाओं, ये आपका विशेष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि संख्यावाची विशेषण, इसमें दो आपका विशेषण हो जाएगा, पहर आपका विशेष हो जाएगा, इसमें 3 विशेषण हो जाएगा, युग आपका विशेष हो जाएगा। इसी तरीके से इनमें सब में ये जो स्टार्टिंग में जो दिए हुए हैं अंक, जैसे 4, 9, 5, 8, 4, ये आपके संख्यावाची विशेषण हैं। और इनके बाद जो शब्द आया है वो आपका क्या है? वो आपका विशेष्य है। विशेष्य और विशेषण जैसा कि मैंने बताया, इसके बाद कर्मधारय समास पढ़ेंगे, उसमें इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और कर्मधारय समास लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। आइए देखते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। आइए हमारे साथ। जैसे मैंने लिखा है, इस समास का प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद विशेष्य होता है और सामासिक पद के बीच में है जो कि समान लगाकर अर्थ निकाल लेते हैं। एक बार फिर से इसको समझिए। इस समास का प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद विशेष्य होता है और सामासिक पद के बीच में है जो के समान लगाकर अर्थ निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है और सामासिक पद क्या होता है। स्टार्टिंग में मैंने सामासिक पद की परिभाषा भी लिखाई थी। सामासिक पद का मतलब होता है पद को जोड़ना। जैसे ये प्रथम पद लिखा है, ये अंतिम पद लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा विशेषण है। इधर आइए समझिए। जैसे हमने लिखा, देखो इधर, शीला बहुत मधुर गीत गाती है। अब इसमें क्या है? आपको बताना है कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है। विशेषण की 3 कंडीशन होती हैं, 3 तरह का। जैसे विशेषण में क्या होता है? विशेष्य होता है, विशेषण होता है, एक प्रविशेषण होता है। तीनों क्या होते हैं हम देखते हैं। आइए। शीला बहुत मधुर गीत गाती है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? गीत की बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है किसकी? विशेष की, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। विशेष की विशेषता कौन बता रहा है? मधुर बता रहा है, तो मधुर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण। अब विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? गीत मधुर है लेकिन बहुत। अब ये मधुर की विशेषता बता रहा है यानी विशेषण की, तो इसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। ये 3 चीजें होती हैं। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ये मैंने लिखा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसमें विशेषता बताई जा रही है सेब की। सेब कैसा है? लाल है। कैसा लाल है? गहरा लाल, यानी सिंदूर की तरह। अब क्या हो जाएगा? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। सेब क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य हो जाएगा। सेब कैसा है? सेब लाल है, ये क्या हो जाएगा?
ये हमारा विशेषण हो जाएगा। कैसा लाल है, गहरा लाल है, यानी लाल की विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। कौन? सिंदूरी। ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि परीक्षा में आपसे सीधा सीधा पूछा जाए, एग्जामिनर घुमाकर भी पूछ सकता है। हम तो ये मान के चलते हैं जितने भी तरीके होते हैं, टाइप होते हैं, आप पढ़ के जाइएगा, कहीं से भी पूछे आपसे हल हो जाए। अब इतना यदि आपने समझ लिया है तब इधर आइए, इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अब कमल कैसा है? नील कमल। ये नील क्या है? नील के समान कमल। ये नील क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं विशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बता कौन रहा? नील। बता किसकी रहा? कमल की। तो कमल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अब देखो इधर, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और अंतिम पद को ही उत्तर पद कहा जाता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद या उत्तर पद बराबर सामासिक पद, यानी इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? सामासिक पद बन गया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सामासिक पद का मतलब ही होता है कि पद को जोड़ना। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बना? नील कमल बन गया। फिर पीत अंबर, पीतांबर। पीत प्लस अंबर, ये क्या है? ये आपका विशेषण है। ये क्या है? आपका विशेष्य है। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बना? पीतांबर। ये क्या हो गया? ये आपका सामासिक पद हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जो पीतांबर है, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? कर्मधारय समास। पीतांबर आपका दोनों में आता है, कर्मधारय में भी आता है और बहुव्रीहि में भी बहुव्रीहि समास में भी आता है। अब इसमें समझने की बात यह है, जैसे आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उसमें पीतांबर आपका समास पूछ दिया जाता है कि इसमें भैया बताओ कौन सा समास है। और उसमें जब ऑप्शन देखें आपने, पहला बेभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। आपने देखा है तो बहुव्रीहि में भी आता है, ठीक है। या आपने केवल बहुव्रीहि पढ़ के गए हैं और बहुव्रीहि में आपने पीतांबर पढ़ा है, तब आप क्या करेंगे? बहुव्रीहि लगा देंगे। आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जैसे उसने केवल पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में दो समास होते हैं, एक तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कर्मधारय समास, दूसरा क्योंकि बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की प्रधानता होती है और इसमें तीसरा पद निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? पीत प्लस अंबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। तो इसमें आंसर विष्णु भी आ सकता है। अर्थात के बाद जो तीसरा पद बनता जाके है, ठीक है, वो बहुव्रीहि समास में बनता है, तो ये बहुव्रीहि में भी जाता है। लेकिन आयोग क्या कर रहा है? आयोग ने देखा कि दोनों दिए हैं, जब ये दोनों में आता है, कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आता है, तो आप कर्मधारय में ना लगाओ। जब आपको दिया है 2 नंबर पे कर्मधारय, फिर आप बहुव्रीहि क्यों लगा रहे हो? इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आपको यहाँ जाना है और मैंने आपसे कहा ये मान के चलिए एक ये शहर है, यहाँ बाजार लग रही है, एक ये शहर है, यहाँ भी बाजार लग रही है। मैंने आपसे कहा मुझे 1 किलो चीनी ला के दो। आप यहाँ से गए, आप यहाँ चले गए, यहाँ से चीनी लेके 1 घंटे में वापस आए। एक दूसरा व्यक्ति उससे सेम क्वेश्चन उससे भी कहा, वो यहाँ गया और चीनी लेके तुरंत आ गया। जब चीनी यहाँ मिल रही है, यहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? क्यों यहाँ जा रहे हो? वही जब आपको यहाँ आंसर मिल रहा है, यहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? जब 2 नंबर पे ही आंसर मिल रहा है तो 4 नंबर पे क्यों जा रहे हो? 2 नंबर वाला ना टिक करो, सही हो जाएगा आपका। इसलिए अगर इस तरह का सवाल, पहली बात तो इस तरह का सवाल अब नहीं आएगा। एक बार आया था, मसला कोट गया था, समस्या हल हो गई थी। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, यही चीज़ें वहाँ भी बताई गई थी। वहाँ बताने का तरीका दूसरा था, हमें आपको समझाने का तरीका दूसरा है। तो जब आपको आंसर मिल रहा है ऊपर, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको हल कर लेते हैं। जैसे महाकवि, मैंने आपको बताया
इनको निकालने के लिए, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, या नील के समान कमल, है जो या के समान, जब आप कर्मधारय समास में यूज करेंगे, लगाएंगे, तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप पहचान लेंगे इसमें समास कौन सा है और उसे आसानी से तोड़ पाएंगे। जैसे महाकवि, तो इसका क्या होगा? महान है जो कवि, महान है जो कवि। फिर महोषधि, महान है जो औषधि। फिर पीत सागर, पीला है जो सागर। है जो, है जो, है जो, जैसा कि मैंने बताया है आपको। महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर। फिर जहाँ उपमेय और उपमान का संबंध हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे हमने अलंकार पढ़े हैं, अलंकार में हमने उपमेय और उपमान भी पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे जान लीजिए, जो हमारा विशेषण होता है, जो भैया हमारा विशेषण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जो विशेष्य होता है उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है। अब चरण कमल, तो इसमें हम क्या बनाएंगे? देखो इधर, चरण के समान, चरण के सदृश, सदृश क्या? कमल, चरण के सदृश चरण कमल, चरण के सदृश कमल। फिर कुछ गलत बना दिया क्या? गलत हो गया थोड़ा इसमें। ये होगा आपका कमल के सदृश चरण। फिर मृगलोचन, मृग के समान लोचन, मृग के समान लोचन। वायु वेग, वायु के समान वेग, वायु के समान, समान नहीं होगा, ये सदृश ही सब में करोगे, सदृश, वायु के सदृश क्या होगा? वेग। फिर लता दें, लता के सदृश दें, ये आपके बन जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना आपके समझ में आ गया है तो मैं आपको बता रहा हूं, कर्मधारय समास आपसे कभी गलत नहीं होगा। और इसके बाद तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, वो तीनों अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो क्लास के बच्चे हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो अब्सेंट करें, क्योंकि अभी अपने यहाँ से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक का अग्निवीर में, जिसका नाम सूरज है, दूसरा कुलदीप, तीसरा संतोष। इन बच्चों ने मेहनत की है और उसका रिजल्ट इन्हें मिला है। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि इन 3 बच्चों ने खूब मेहनत की है। रात में हमारे यहाँ क्लासें चलती थी, रात में भी पढ़ाई की, दिन में भी पढ़ाई की और घर पे भी पढ़ाई की। मालूम क्या, जो बच्चा पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत से दिल लगाकर पढ़ाई करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं, ठीक है, फिर 5वें दिन आ जाते हैं, एक मेहमान की तरह आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, निकल लेते हैं। ये आपको नहीं करना है। ऐसा करना है तो आप घर बैठिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सीरियस होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, भगवान आपका सिलेक्शन जरूर कराएगा कहीं ना कहीं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।